आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। कुल 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, गुजरात की सूरत सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। तीसरे चरण में गोवा की 2 सीटें, गुजरात की 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 7 सीटों पर वोट डाले जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। असम की 4, बिहार की 5 सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को लेकर बात करें तो यहां पर भी मतदान लगातार जारी है। महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए, पहले और दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, उस उम्मीद से कम कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया था। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर बात करें, छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें या अन्य राज्यों को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण में यानी कि थर्ड फेज में लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो यही है कि 54.09% वोटिंग अब तक हो गई है। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले देखा जाए तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बढ़कर निकलकर सामने आ रहा है। बैतूल में 59.63 वोटिंग हुई है। इसके अलावा भिंड को लेकर बात करूं तो यहां पर 44.18% तक वोटिंग अब तक हो चुकी है। भोपाल में 50.16 वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा गुना की बात करें तो यहां पर भी अच्छा खासा परसेंटेज 3 बजे तक निकलकर सामने आ गया है। तो 60.16% वोटिंग यहां पर अब तक दर्ज हो चुकी है। विदिशा लोकसभा सीट, यहां से शिवराज सिंह चौहान, प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के मैदान में है और यहां पर वोटिंग परसेंटेज अब तक देखा जाए तो लगभग 59% हो गया है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, यादवेंद्र यादव यहां से चुनावी मैदान में है। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 49.60 यानी कि 50% तक यहां पर पहुंचता नजर आ रहा है 3 बजे तक। मुरैना की बात की जाए तो यहां पर 48.23% वोटिंग हो चुकी है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह और बीजेपी के रोडमल नागर मैदान में यहां पर अब तक का वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। तकरीबन 64% वोटिंग, जो एग्जिट आंकड़ा आया है परसेंटेज का, वो है 63.69%। सागर में 53.08% वोटिंग हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 3 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया, जो मतदान का परसेंटेज निकलकर सामने आया, वो है 58.19%। कोरबा में 62.14 वोटिंग अब तक हो चुकी है 3 बजे तक। रायगढ़ की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वोटिंग का, 67.87%। सरगुजा 65.31, तो वहीं 51.66% छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीसरे चरण की वोटिंग का परसेंटेज निकलकर सामने आया। बिलासपुर में लगभग 51% यानी कि जो एग्जिट आंकड़ा अगर उसको लेकर बात करें तो वह है 50.76%। दुर्ग में 58.60% यहां पर देखने को मिल रहा है। जांजगीर में 55.38% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज जो है खत्म की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। 4 बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। ये अच्छा एक पॉजिटिव संकेत यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से कम हुआ था, उसने न सिर्फ चुनाव आयोग के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी थी, बल्कि जो राजनीतिक दल हैं उनके दिग्गज भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मंथन करते नजर आए थे। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात करें तो एक पॉजिटिव संकेत तीसरे चरण में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पहले और दूसरे चरण के मुकाबले वोटिंग ज्यादा यहां पर होती दर्ज दिखाई दे रही है। चर्चा शुरू करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे गुंजन चौक से। गुंजन जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका।
नमस्कार। और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे हमारे साथ फराह मुनीर खान। फराह जी, स्वागत है आपका भी न्यूज़ वर्ल्ड में। फराह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल जी। फराह जी, शुरुआत आप ही से करें, क्या कहेंगे जिस तरह से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तीसरा चरण का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 3 बजे के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए तो काफी जो है पॉजिटिव संकेत यहां पर मिले वोटिंग परसेंटेज को लेकर। लेकिन अब तक की वोटिंग को लेकर, या यूं कहा जाए मुद्दों की राजनीति के बीच, ऐसे में कांग्रेस किस तरह देख रही है थर्ड फेज को? देखिए, मैंने तो जब पिछले 2 चरण में वोटिंग कम हुई थी, मैंने तब भी जनता से ज्यादा वोट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब जनता में कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास है। पिछली बार के जो 2 चरण हुए तब बहुत ही निराशाजनक परसेंटेज आए वोटिंग के। तो मुझे तो खुशी है इस बात की कि जनता का विश्वास है वोटिंग पर और जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अभी भी मैं अपील करती हूँ कि जो लोग अभी भी घरों में हैं, जो नहीं निकले हैं, किसी वजह से नहीं निकल पाए, गर्मी बहुत ज्यादा है मानती हूँ, लेकिन आप निकलिए घर से, आप अपने मत के अधिकार का प्रयोग कीजिए और आप वोट दीजिए। सही सरकार चुनने का अधिकार आपको है, आप जाइए और जिसको आप वोट देना चाहते हैं आप वोट दीजिए। बिल्कुल यही अपील न्यूज़ वर्ल्ड भी बार बार अपने दर्शकों से कर रहा है, अपने देश के प्रदेश के मतदाताओं से कर रहा है कि अब तक अगर आप घर से नहीं निकले हैं, धूप की चिंता ना कीजिए, गर्मी की चिंता ना कीजिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में अपना वोट डालकर उसकी भागीदारी निभाइए और एक परिपक्व और मजबूत राष्ट्र निर्माण को लेकर अपने वोट को डालना ना भूलें। तो क्या कहेंगे गुंजन जी, तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर किस तरह देख रही है बीजेपी? जिस तरह हम देख रहे हैं कि परसेंटेज भी बढ़ रहा है, मतदाता अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। मैं भी अब आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उन अधिकार का इस्तेमाल करें, मत अवश्य दें। अब सवाल है मत किसे दें, तो मत देखिए उस सरकार को दे। वैसे जनता जनार्दन है, जनता जागरूक है और जनता का जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद जिस तरह देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी तरह जनता से विनती है कि एक ऐसे सरकार को चुने जिसके पास पिछले 10 वर्ष का इतिहास हो, ऐसा इतिहास हो जहां पर विकास के काम हुए हो, हर वर्ग के विकास के काम हुए, हर क्षेत्र के विकास के काम हुए हो, युवाओं के लिए काम हुआ हो, गरीबों के लिए काम हुआ हो, महिलाओं को सशक्त किया गया हो, किसानों का उत्थान हो। ऐसी सरकार अवश्य चुने, एक ऐसी सरकार चुने जिसके पास आज कल में तो उसने काम किया है, आज में काम किया और आने वाले कल एक विजन के साथ, जो 25 वर्षों के विजन के साथ आगे बढ़ रही है, विकसित राष्ट्र 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। राम राज्य का जिस सरकार ने सपना आपका और हम सबका साकार किया है, एक ऐसी सरकार चुने, एक ऐसी सरकार चुने जहां पे महिलाओं का सम्मान होता हो। यहाँ पर कह रही है, जिस तरह की आप बात यहाँ पर कह रही हैं कि पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ, तो क्या लगता है इससे पहले जो सरकारें रही उसने देश के विकास के लिए काम नहीं किया क्या? देखिए, 55 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया था इस देश पे। क्या गरीबी मिटी इस देश से? नहीं मिटी। अर्थव्यवस्था देश की क्या थी आप बताएं मुझे। इतने वर्षों तक अर्थव्यवस्था भारत की 11वें नंबर पे लाके रखी थी सिर्फ मात्र 10 वर्षों में। फराह जी आपके पास आ रहा हूं मैं, फराह जी मैं आपकी बात भी सुनूंगा, फराह जी आपको भी टाइम दूंगा। जी गुंजन जी, असली चरित्र है उसको चरितार्थ ना करें अभी आप, बिल्कुल मेरे बीच में ना बोले। चरित्र की बात नहीं, वो आपकी बात सुन रही है। होगा जो आपके जो पार्टी के लीडर जो है, जो रेवन्ना जैसे लोगों को लिए गुंजन जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ पर, वरना मुझे आपका चरित्र और आपकी पार्टी का चरित्र दिखाई। फराह जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। गुंजन जी की बात पूरी हो जाए, फराह जी गुंजन जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फराह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुंजन जी बात पूरी कीजिए चलिए। वालों से भी एक विनती है मेरी, आप लोग से भी एक विनती है, आप ऐसे प्रवक्ताओं को बैठाया करें जिन्हें डिबेट करने का तरीका आता हो, जिन्हें डेकोरम मेंटेन करना, मर्यादा का ख्याल रखें। गुंजन जी, फराह जी डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें, नियमों का ख्याल यहाँ पर रखें। व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए। जनता और संगठन से जुड़ी बातों को लेकर बात की जाए। आपकी पार्टी का किसका चरित्र क्या है उसको लेकर यहाँ पर बात ना की जाए। ये दर्शक जी,
भ्रमित करना आप बंद करें। जी। आप अपना गुंजन जी मुद्दे की बात पर आइए, गुंजन जी मुद्दे की बात पर आइए, फराजी गुंजन जी मुद्दे की बात पर आइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। धर्मों के नाम पे जो फराजी मैं आ रहा हूँ, राजनीति गुंजन जी जो मुद्दे की बात वो पूरी जनता कीजिएगा समझ जी। चुकी है। और जिस तरह बहिष्कार कांग्रेस का धीरे धीरे जनता कर रही है, तो अब आप लोग भी ज्यादा दिन तक बचेंगे नहीं कि आप उसके टीवी चैनलों पे भी डिबेट दें, क्योंकि कांग्रेस नहीं बचेगी। ये कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं बचा है, अस्तित्व नहीं बचा है। जी चलिए, क्या कहेंगे फराजी इन तमाम बातों को लेकर? हालांकि विकास का जो दम भारतीय जनता पार्टी यहां पर भरती नजर आ रही है, उस दम के आधार पर कहा जाए तो सिर्फ 10 सालों में देश की तस्वीर बदली है, उससे पहले विकास नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो गुंजन जी ने जो बड़ा महान झूठ बोला था, जिस झूठ से उन्होंने शुरुआत की थी, बड़ी इमोशनल अपील की थी कि मैं जो संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका प्रयोग करें, यहाँ पे जो जुमला उन्होंने बोला था, तो मैं याद दिला दूं गुंजन जी कि आप ही के लोग, आप ही की पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि हमें 400 पार ले आओ और हम संविधान बदल देंगे। उसी संविधान को बदल के आपके लोग बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी के नेता लोग बात कर रहे हैं। आपके अरुण गोविल जी बात कर रहे हैं और आपके लल्लन सिंह जी। गुंजन जी फराजी की बात हो जाए, आऊंगा मैं आपके पास भी। गुंजन जी उन्होंने आपको सुना, गुंजन जी फराजी ने आपको सुना। गुंजन जी मैं आपको भी मौका दूंगा। जी फराजी बात पूरी कीजिए। क्या हो गया, अब चरित्र बदल गया क्या? अब अभी बड़ी बड़ी चरित्र पर बातें आ रही थी। अब मैं इन्हें 10 साल के इनके विकास की पोल भी खोल देती हूँ। अब आप सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे चरित्रवान पार्टी से हैं। अब आप चरित्र मत दिखाइए, अब क्यों सुना नहीं जा रहे, अब क्यों नहीं आप झेल पा रही हैं? अब सुनिए ना, अभी मैं आपके विकास की पोल भी खोल रही हूँ। 10 साल में जो आप विकास की झींगे हाँक रही थी यहाँ बैठकर, सुन लीजिए, वो विकास किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सैनिकों पर हमला हुआ, ऐसा कोई इस तरह की आज तक की घटना नहीं हुई है कि जांच न हुई हो पाई 5-6 सालों में पुलवामा की। क्यों जांच नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी? दूसरे देशों में जाकर वॉर रुकवा देते हैं पापा जी, लेकिन अपने देश में 40 सैनिक मारे गए, उनकी मौत कैसे हुई, इतना आरडीएक्स कैसे आई, इसकी जांच नहीं करा पाए 10 साल में। उन बहनों का मंगलसूत्र की चिंता भी नहीं हुई थी और अभी मंगलसूत्र के नाम पर मोदी जी बहनों को डराने का काम कर रहे हैं। गुंजन जी अब आप सुन लीजिए, चरित्र मत दिखाइए अपना, अपनी पार्टी का चरित्र मत दिखाइए। यहाँ पर पाकिस्तान से चंदा लेते हैं और हर बार जब वोट चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान का रोने वाले, पाकिस्तान ये कर रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान हितैषी, और वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से चंदा लेती है। गौ माता का रोने वाली, गौ माता की सुरक्षा करने वाली पार्टी। मुद्दों को लेकर बात करें तो कांग्रेस बार बार यही बात कहती नजर आती है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती, पाकिस्तान पहुंच जाती है, मुद्दों को लेकर बात करते हैं। फराजी रोकूंगा मैं, फराजी गुंजन जी से ही मेरा सवाल आपकी बात को लेकर, आपकी बात को लेकर गुंजन जी से ही मेरा सवाल है। फराजी आपको मेरी आवाज मिल रही है? फराजी आपको मेरी आवाज मिल रही है? फराजी आपको मैं रोकूंगा आपकी बात को लेकर ही मैं गुंजन जी से सवाल करूं। गुंजन जी क्या कहेंगे, जब कांग्रेस ने मुद्दे की बात कही है, बीजेपी ने इसको नकारा है। बीजेपी मुद्दे की राजनीति न करते हुए, जनहितैषी मुद्दों से जुड़े हुए बात करते हुए पाकिस्तान और मुद्दों को लेकर तूल यहां पर देती नजर आती है। ऐसे में जो जनहितैषी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं नदारद होते दिखाई दे रहा है। एक अलग ही भ्रम फैलाने वाली राजनीति बीजेपी कर रही है, कांग्रेस इस बात को लेकर बार बार कह रही है। गुंजन जी देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके के प्रवक्ता बैठे हैं। फराजी मैं आऊंगा आपके पास, ऐसे आप एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। गुंजन जी बात पूरी कीजिए। जिसके पास, जो मैंने इतना बुरा लग रहा है, जिसके पास चाल नहीं, चरित्र नहीं, चेहरा नहीं, वो किस तरह के बीच में बोल रहे हैं, अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। ये धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, दीवार पोषने वाली पार्टी, करप्शन करने वाली पार्टी क्या करेगी? अगली बार से तो मेरी एक और विनती है न्यूज वर्ल्ड चैनल से भी कि अगली बार हमें लिस्ट प्रोवाइड किए जाए कि कौन प्रवक्ता बैठा है किस पार्टी की ओर से, क्योंकि जिस तरीके के प्रवक्ता हैं। चलिए गुंजन जी आपकी बात को लेकर सवाल मेरे पास, आपकी ही बात को लेकर गुंजन जी मेरे पास सवाल है। गुंजन जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? चाल, चरित्र और चेहरे की बात आप कांग्रेस को लेकर कर रही है, नहीं लग रहा कि चाल और चरित्र को छोड़ दिया जाए? बीजेपी के पास सिर्फ एकमात्र चेहरा है मोदी और उसी के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। जी गुंजन जी
वही तो बात है कि आप ना गुंजन जी मेरी बात सुन पा रही हैं, ना फरहत जी मेरी बात सुन पा रही हैं, दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गुंजन जी, मेरा सवाल जो है, जो आपने कांग्रेस को लेकर कहा है, वो यही है कि चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बदलती नजर आ रही है। अगर इसी चाल और चरित्र चेहरे को लेकर बात कर ले, चाल और चरित्र छोड़ दिया जाए, एकमात्र चेहरे पर अगर बात करें, सिर्फ मोदी के अलावा कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा, क्या कहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये व्यक्ति नहीं, विचार सर्वोपरि पार्टी है। और आप मोदी जिस तरह आप बोल रहे हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर रहे हैं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी गरिमा को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप हो, हम हो, चाहे विपक्ष हो। देश के हर एक नागरिक के लिए ये जो पद है, ये बहुत गरिमा से भरा हुआ पद है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं, तो आप कह रहे हैं चेहरा आप क्यों लेकर आए हैं? 10 वर्षों में ये इतिहास नहीं, मैं ये नहीं कह रहा चेहरा क्यों लेकर आए, मैं विपक्ष के नजरिए से सवाल कर रहा हूं, जो विपक्ष बार बार बात कहता है। जी गुंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बीच में बोलते हैं तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आप मुझे पता, आप फिर से पूछे अपना सवाल। जी, मैं ये कह रहा हूं, जो कांग्रेस बार बार कहती है, क्योंकि आपने अभी कहा चाल चरित्र चेहरे की कमी है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस यही कहती है चेहरा एकमात्र मोदी का आगे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी में। जी, नेता नहीं है, जो उनके कार्यकर्ता है छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। राधिका खेड़ा जी के कल आपने बयान सुने, रो रही है कि बंद कमरे में उनके साथ प्रताड़ित किया गया, उनके अपने नेताओं ने, पार्टी ने उनको अपमानित किया है। आपने और हम सबने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। ये इनके अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये हाल है, ये जिस तरह महिलाओं को अपमानित करते आ रहे हैं। चलिए फराह जी, भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है, चेहरे अगर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं तो वो है कांग्रेस में, एक के बाद एक जिस तरह से दल बदल की राजनीति यहां पर मिली, छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, या अन्य जगहों को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे नहीं बचे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोग आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले गुंजन जी की एक बात से ही अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। गुंजन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, जिसको सबको गरिमा में रखना होगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे को, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी उस गरिमा को नहीं रख पाते हैं, तो आप लोगों से क्यों अपेक्षा करते हैं? प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर के बयानबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, कभी महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस को चुराने की बात करते हैं, कभी रोने की नौटंकी करने लगते हैं, कभी मटन मछली मुसलमान मैनिफेस्टो ये सब करने लगते हैं, और वही बीफ कंपनी मछली मटन भेजने वाली एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेने में गुरेज नहीं करते। तो गरिमा का आप जरा एक चिट्ठी लिखिए अच्छी सी गुंजन जी, और प्रधानमंत्री जी को पहुंचाइए कि अपनी गरिमा का जरा ध्यान रखिए। जनता को अब सब समझ में आ रही है, झूठ की बरतलाने की ये सब राजनीति अब चलने वाली नहीं है। इसके अलावा आप अभी एक नेता की बात कर रही थी, मैं आपको जवाब दे दूं, आपकी चलिए गुंजन जी की बात का जवाब हो गया। फराह जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, स्टार प्रचारकों के रूप में देख लें, या फिर जिस तरह से प्रचार होता दिखाई दिया, जिम्मेदारियों को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता मैदान में होना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कांग्रेस में कमी दिखाई दी। फराह जी, देखिए, अब जिन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की हर एक नेता की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, या कोई ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी है, वो एक अकेला आपके मोदी जी और आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी है। आप जनता के बीच जाइए और जाकर बात कीजिए, हमारी में मत रहिए, हवाई बातें मत कीजिए, सपनों में बातें मत कीजिए, हकीकत देखिए, जनता के बीच जाइए। किसकी लोकप्रियता है? आपके नेताओं को बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, हिसार से, हर जगह से आपके नेताओं को किसानों ने, राजपूतों ने और अन्य गांव वालों ने दौड़ा कर भगाया है, प्रचार तक नहीं करने दिया गया। ये अपमानित करते हैं, इनको दौड़ा कर भगाया जा रहा है, उनको जुतियाई की जा रही है उनके साथ। तो ये आपके स्टार प्रचारक है, हमारे जितने भी हमारा एक कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है, हमारे जमीनी कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक है। अपनी आंखों के मोतियाबिंद का इलाज कराइए, सब कुछ आपको क्लियर नजर आएगा। आपको 10 सालों का विकास भी नजर आएगा, और आपको 2014 से पहले का विकास भी नजर आएगा कि स्कूल में आप पढ़ी। गुंजन जी मेरी बात सुन लीजिए, गुंजन जी मेरी बात सुन लीजिए। फराह जी रोकूंगा मैं, फराह जी रोकूंगा। गुंजन जी मेरी बात सुनिएगा, गुंजन जी मेरी बात सुनिएगा। गुंजन जी जिस तरह से मुद्दों को लेकर बात करें,
2014 से लेकर अब तक अगर बीजेपी की बात की जाए तो कांग्रेस यही बात कहती नजर आती है कि सिर्फ भगवान राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक, इसके अलावा बीजेपी किसी और की बात नहीं करती, इधर उधर की गुमराह करने की बात करके जनता को गुमराह कर रही है। गुंजन जी, देखिए तभी तो आपको बोल रही हूँ, क्या ये मुद्दे नहीं दिखते कांग्रेस को? क्या कश्मीर को जो मुख्य धारा में शामिल करना है, मुद्दा नहीं दिखता कि महिलाओं को? फराह जी फिर वही बात शुरू हो गई, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कश्मीर में आप कितनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कश्मीर से क्यों डर के भाग रहे हैं? अगर आपने कश्मीर में इतना अच्छा किया है तो कश्मीर से डर कर क्यों भाग रहे हैं? 3 सीटों पर आपने चुनाव लड़ने से ही बहिष्कार कर दिया, आपने छोड़ दी 3 सीटें ऐसे चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं आप लोग कश्मीर में। रहो, वो इनके लिए मुद्दा है। मुद्दा क्या है इनके लिए? देश हित का मुद्दा क्या है? जिसे देश हित की परिभाषा ना पता हो वो क्या? अरे परिभाषा जाने दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ ज्ञानवर्धक बातें नहीं हो रही हैं, प्रवचन कहीं और कर लेना। आप अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कश्मीर में आपने इतना अच्छा किया है, योजना के तहत हो या ये मुद्दे हैं और ये मुद्दा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विकास कर रही है देश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से अभी आप किसी भी चुनाव के किसी भी केंद्र पे चले जाएं और आप वहाँ किसी भी जब बुजुर्ग हो चाहे फर्स्ट टाइम वोटर, आप पूछे उनसे कि आपने वोट दिया है तो आपने किसको दिया है, आप कैसी सरकार चुनते हैं, आप जाके देखें, आपको हर एक बूथ पर हर एक वोट की जितनी जगह बनी है वहां पर चुनाव केंद्रों पे हर जगह आपको जनता एक ही बात बोलती दिखेगी कि फिर इस बार मोदी सरकार। सपनों में। चलिए हो गया आपका भाषण, आप बताइए कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही आपकी पार्टी? गुंजन जी, फराह जी से मैं सवाल कर लूं। गुंजन जी क्या कहेंगे? गुंजन जी मैं रोकूंगा, फराह जी क्या कहेंगे? किन मुद्दों के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है? और बीजेपी बार बार यही कहती है फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस यहाँ पर अपना रही है। बीजेपी बार बार कहती है फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस अपना रही है। जल्दी से छोटा सा जवाब। लेकिन मेरा सवाल गुंजन से है, गुंजन आप जवाब दीजिए, कश्मीर से आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं आपकी पार्टी? आपने तो कश्मीर में बहुत अच्छा किया है, 70 साल में जो नहीं हो पाया था वो आपने अब किया है, तो कश्मीर से आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? चलिए गुंजन जी छोटा सा जवाब, गुंजन जी जल्दी से छोटा सा जवाब। मैं जवाब देने के लिए, हम जनता के जवाब देने के लिए जवाबदेही हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जवाब देने में इच्छुक नहीं रखते जिससे सम्मान ना आता हो, जो एक प्रवक्ता को। मुझे जवाब दे दीजिए, आप उन्हें मत दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए, दर्शक सुन लेंगे जल्दी से। सम्मान की उम्मीद का सामना करना अलग बात है, क्योंकि आपने करके आप वोट दे रहे हो इनकी निराधार बातों के बावजूद भी, तो उस जिसको सम्मान ना आता हो, जिसको जनहित का मतलब ना पता हो, जो बैठे हो, उनके लिए मेरे कोई जवाब नहीं है। चलिए बिल्कुल कहा जाता है कि देश की आबादी यानी कि नारी शक्ति, उस नारी शक्ति से फिलहाल कोई नहीं जीत सकता और कहीं ना कहीं उसका उदाहरण आप दोनों यहां पर भी देते नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे की बात ना तो सुनने को तैयार है, ना जवाब सही तरीके से यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। दोनों ही मेहमान गुंजन चौकसे जी और फराह मुनीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति हो, छत्तीसगढ़ की राजनीति हो या फिर पूरे देश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार की है, अपना अपना होमवर्क तैयार किया, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुद्दों की गर्माहट लगातार जारी है। और ऐसे में तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर एक जो पॉजिटिव मैसेज निकलकर सामने आया है मतदाताओं की तरफ से, जागरूक होती जनता की तरफ से, कि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो टारगेट लेकर जो निर्वाचन आयोग चल रहा था, कहीं ना कहीं उस तक वोटिंग परसेंटेज पहुंचने की पूरी कोशिश यहां पर होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से मुद्दों को लेकर बात करें, कांग्रेस एक अलग मुद्दों को लेकर राग आलापती दिखाई देती है, तो वहीं बीजेपी जनहितैषी मुद्दों को लेकर पूरे चुनाव की स्क्रिप्ट यहां पर तैयार करती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दल एक दूसरे पर धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाते नजर आ रहा है। लेकिन जो जनता जागरूक हो रही है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव नतीजे क्या कुछ कहेंगे ये तो जून में जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतनी, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।